नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 1 इतिहास विषय में प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोत क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि इतिहास एक गंभीर विषय है और ख़ासकर प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। फिर भी हमें यह देखना होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं जिसके ज़रिए हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोत का। प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध स्रोत हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की वैसी श्रृंखलाबद्ध परंपरा नहीं रही है जैसा कि हम आधुनिक इतिहास में देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की भी अनेक श्रेणियां बताई जा सकती हैं। सामान्य तौर पर साहित्यिक स्रोतों को हम भारतीय और विदेशी साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। भारतीय साहित्य में धार्मिक एवं अर्ध ऐतिहासिक श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। उसी प्रकार विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती, अरबी और तुर्क यात्रियों के यात्रा विवरणों को रख सकते हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों को रखा है। भारतीय इतिहास के लिए साहित्यिक स्रोत ही समीचीन नहीं है, बल्कि अनेक विस्मृत संस्कृतियों और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें पुरातात्विक साधनों से भी मिलती है। वस्तुतः पुरातात्विक सामग्री भारतीय इतिहास की उन अनेक विस्मृत घटनाओं से हमारा परिचय कराती है जिसका उल्लेख हमें साहित्यिक ग्रंथों में नहीं मिलता। जब हम भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करते हैं तो हम इन्हीं दोनों आधारों पर इसका वर्णन करेंगे। वस्तुतः दोनों वर्गों के स्रोतों के संतुलित अध्ययन के आधार पर ही प्राचीन भारतीय इतिहास को समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं साहित्यिक स्रोत की। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हम जब साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो इसको भी हम दो भागों में देख सकते हैं। एक है भारतीय साहित्यिक स्रोत और दूसरा विदेशी साहित्यिक स्रोत। उपलब्ध साहित्य जो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं, उन्हें भी हम देखते हैं भारतीय साहित्य के अंतर्गत। वो हैं धर्म ग्रंथ और अर्ध ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ। तो सबसे पहले हम भारतीय साहित्य के ऊपर विचार रखते हैं। भारतीय इतिहास पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय साहित्य से ही पड़ता है। भारतीय साहित्य की संख्या बहुत बड़ी है। इसमें हम प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य, काव्य, नाटक, विभिन्न विषयों से संबद्ध ग्रंथ, स्मृति,
इत्यादि पर चर्चा करेंगे। धार्मिक ग्रंथ भारतीय साहित्य में सबसे प्रमुख है, जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्मों से संबद्ध अनेक ग्रंथों की रचना प्राचीन भारत में हुई, जो भारत के विस्मृत इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। जब हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो इसमें सबसे प्रमुख रूप से हम वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति इत्यादि को देखते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ स्थान वेदों को, श्रुति को और संहिता को प्रदान किया गया है। ये 4 वेद महत्वपूर्ण भारतीय साहित्य है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ के बाद पद्म में रचा गया है। इन्हें वेदों की टीका कहा गया है। प्रत्येक ब्राह्मण एक वेद या संहिता से संबंधित है, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का ही है। ये ग्रंथ आरण्यों अर्थात वनों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए हैं। इनमें हम यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में देखते हैं। उपनिषद दार्शनिक विचारधारा का प्रारंभ करते हैं। उन्हीं का विस्तृत स्वरूप उपनिषद में दिखाई देता है। वस्तुतः उपनिषदों में प्राचीन भारत का दार्शनिक इतिहास सुरक्षित है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों के राजनीतिक इतिहास का भी हम ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हैं। यह माना जाता है कि इनकी रचना लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया, उसका विकास हम भगवद गीता में देखते हैं। वेदांग वेद के अंतिम भाग माने जाते हैं। वैदिक अध्ययन के लिए विद्या की विशिष्ट शाखाओं का जो जन्म हुआ, वो वेदांग के रूप में विख्यात हुए। जैसे मुंडक उपनिषद में वेदांगी का उल्लेख किया गया है। ये वेदांग थे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष इत्यादि। कल्प में विभिन्न विधानों का संकलन है, जो कल्प सूत्र के नाम से विख्यात हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ज्योतिष में ब्रह्मांड, सौरमंडल, नक्षत्रों इत्यादि का वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य में उपवेद और संक दर्शन की भी श्रेणी है। इसमें भी हम 6 शाखाओं को देखते हैं। उपवेद में सबसे प्रमुख स्थान आयुर्वेद का है, जिसके जरिए विभिन्न रोगों की पहचान, उनकी औषधि, जड़ी बूटियों इत्यादि का महत्व बताया गया है। इसके अलावा धनुर्वेद जो कि युद्ध कला से संबंधित है, गंधर्व वेद संगीत कला से संबंधित है और शिल्प वेद भवन निर्माण कला से संबंधित है। न्याय के क्षेत्र में हम न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि को देखते हैं, जिन्होंने तर्क पर बल दिया। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणद ऋषि थे। सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। कपिल ने इसकी व्याख्या की। योग दर्शन को बनाने वाले पातंजलि ऋषि थे। जैमिनी पूर्व मीमांसा
और बद्ररायण उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे। इन दोनों ने क्रमशः व्यवहारिक धर्म और ब्रह्म के महत्व पर बल दिया। प्राचीन भारतीय साहित्य में हम महाकाव्यों को भी देखते हैं। ऐसे महाकाव्यों में प्रमुख रूप से रामायण, महाभारत और पुराण आते हैं। पुराण महाकाव्यों के पश्चात आता है। प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पुराणों का सहारा लेना पड़ता है। पुराणों की संख्या 18 है। ये 18 पुराण हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। जैसा कि स्पष्ट है कि इन पुराणों का नामकरण विभिन्न देवताओं और जीवों के नाम पर किया गया है। पुराणों में संकलित राजवंशावलियों से अनेक प्राचीन राजवंशों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में स्मृति अथवा धर्मशास्त्रों का भी महत्व है। यद्यपि स्मृति ग्रंथों से राजनीतिक इतिहास पर बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं पड़ता है, परंतु सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था पर इनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्मृति मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र है। इसकी रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से 250 के मध्य हुई थी। अन्य स्मृतियों में उल्लेखनीय है याज्ञवल्क्य, विष्णु और नारद स्मृति। स्मृतियों के प्रावधानों को भंग करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था भी की गई थी। इन सब के अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की ही तरह बौद्ध धर्म ग्रंथ का भी इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुमूल्य योगदान है। बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास के साथ साथ एक विशाल साहित्य की भी रचना हुई। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक पाली साहित्य में विशेष रूप से महत्व रखता है। 3 विभिन्न बौद्ध ग्रंथों का सम्मिलित रूप ही त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात इसकी रचना हुई थी। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और प्रवचनों का संग्रह मिलता है। इस तरह हम यह देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से भी भारतीय साहित्य की प्राचीन गौरवशाली इतिहास का वर्णन हमें प्राप्त होता है। जहाँ तक जैन धर्म ग्रंथों की बात है, तो जैन धर्म ग्रंथों की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई। संस्कृत और पाली साहित्य के समान प्राकृत साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इससे भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रंथ हैं
जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में आते हैं, जिसके जरिए भी भारत की प्राचीन ऐतिहासिक विरासत को देखा जा सकता है। ऐसे ग्रंथों में सबसे प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का है, और कल्हड़ की राज तरंगिणी है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी मौर्य काल में, यद्यपि इसे बाद में भी बढ़ाया गया। यह नीति शास्त्र पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है। इसी तरह प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हड़ की राज तरंगिणी का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसमें हम कश्मीर के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं। इसी प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अच्छी जानकारी और व्याकरण की जानकारी देता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए जितना भारतीय साहित्य में उल्लेख है, उतना विदेशी साहित्य के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। फिर भी विदेशी यात्रियों के विवरण एवं विदेशी साहित्य से भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कर सकते हैं। विदेशी साहित्य पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।